जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 25 चलेगा। इससे पहले साथियों हमने टोटल 24 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी कवर किया हुआ है और इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चले साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 25 में बहुत ही शानदार प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करके और आज के सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा। तो साथियों, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की बात करें, याद रखिएगा ये गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गांधीनगर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है जैमिनी। याद रखिएगा, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है। बदरायन की बात करें तो ये उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है गौतम। याद रखिएगा, ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। अच्छा, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि। कपिल मुनि। न्याय दर्शन के गौतम है। उत्तर मीमांसा का बदरायन हो जाएगा और फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, जैमिनी। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के शासनकाल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था। चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो साथियों, अशोक के शासनकाल में कर निर्धारण का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे कहा जाता था समाहर्ता। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है समाहर्ता। आगे देखिए, हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है, तो आप सभी टाइमिंग को जरूर ध्यान रखें। तो साथियों, कौन सा आर्टिकल है जिसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। तो याद रखिएगा, ये आर्टिकल है 48 का। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। चलिए 5 के लिए आंसर बताइए, मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको क्या कहा जाता है। चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, जीरोफाइट्स कहलाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, जीरोफाइट्स। आगे देखिए, दूरदृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। चलिए 6 के लिए आंसर बताइए, दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है और निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है, मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। तो देखिए, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, लेंस की गोलाई कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। यानी कि सभी कथन यहाँ पे क्या है, सत्य है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन नज़दीक की वस्तु
साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, जस्ट उल्टा होता है। अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का इस्तेमाल होता है, तो उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी कथन यहाँ पे सत्य है। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है, सही आंसर है बी ऑप्शन, विश्व बैंक ने। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कहाँ पर है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ का हेडक्वार्टर पूछे तो इसका भी वाशिंगटन डीसी में है। कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर बताइए। इसमें से कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है, तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सेना। अनिक का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा सेना। अग्रज का विलोम शब्द क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर बताइए। अग्रज का विलोम शब्द क्या है, तो साथियों अग्रज का विलोम शब्द हो जाएगा अनुज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अग्रज का विलोम क्या होगा, अनुज। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर क्या होगा, अनल। ये अतुल का समानार्थी नहीं है, ये किसका है, तो ये आग का है, किसका, आग का। बाकी अनोखा, अनुपम, अश्रव ये सभी अतुल का क्या है, समानार्थी शब्द है। जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, चलिए 11 के लिए आंसर बताइए। जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर हो जाएगा अनुपम। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर कीजिए। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ये किसका, टेफ्लॉन क्या है, तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन का एकलक का बहुलक है। विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को कल भी शायद हमने कवर किया था, विधान परिषद और विधानसभा। तो देखिए साथियों, विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं और विधान परिषद में 40 से कम सदस्य नहीं हो सकते, यानी कम से कम 40 सदस्य हो सकते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखना है। कोशिका के समूह को कहते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर बताइए। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, तो साथियों कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तक। और उत्तक के समूह को कहा जाता है अंग। और उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा, हिस्टोलॉजी, उत्तक का अध्ययन। पौधों में लचीलेपन का गुण जिस उत्तक के कारण होता है वह कौन सा उत्तक है, चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों में लचीलेपन का गुण जिस उत्तक के कारण होता है वह है, तो
तो साथियों उस उत्तक का नाम क्या है? कोलेनकाइमा। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है कोलेनकाइमा। भारत के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप सभी आंसर बताइए। भारत के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अवसादी चट्टान का, याद रखिएगा। और अवसादी चट्टान का उदाहरण जैसे कि बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर, सेल खड़ी, ये सभी क्या है? अवसादी चट्टान का उदाहरण है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर 17 के लिए आंसर क्या होगा? कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र है जो 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा ये है कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र, जो कि 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। कोटोपैक्सी की बात करें, ये ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? तो याद रखिएगा इक्वाडोर में। एटना कहाँ पर है? ये इटली में स्थित है। आगे देखिए, भूपर्पटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो साथियों यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगर तत्व पूछे कि सबसे अधिक तत्व भूपर्पटी में कौन सा पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। और अगर आपसे धातु पूछे तो धातु में हो जाएगा एल्युमिनियम। यानी कि भूपर्पटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला धातु पूछे एल्युमिनियम होगा, और तत्व पूछे तो ऑक्सीजन। आगे देखिए, कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों कोनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? तो याद रखिएगा महानदी पर है आपका भारत का सबसे लंबा बांध। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो साथियों भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये पाया जाता है असम में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है असम हो गया, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, इन सभी क्षेत्रों में भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। 1853 से 56 में क्रीमिया का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रीमिया का युद्ध। तो साथियों 1853 से 56 के बीच में क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया था, और ये हुआ था रूस और तुर्की के बीच में। द लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकार किसकी श्रेष्ठ कृति है? चलिए 23 के लिए आंसर बताइए। द लास्ट सफर ये क्या है? तो एक फेमस है ये पेंटिंग है, और इसके चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो द विंसी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी CSBC द्वारा पूछा जा चुका है। द लास्ट सफर किसकी एक चित्रकारी है? तो याद रखिएगा लियोनार्डो द विंसी। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो साथियों इसका सही जवाब है नैसार झील, या फिर इसको नासिर झील भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? अफ्रीका में। और किसके द्वारा बनाया गया है? तो आसवान डैम के द्वारा। आगरा के किला में
मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? चलिए 25 के लिए आंसर बताइए। आगरा का जो किला है इसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों इसका सही जवाब है शाहजहां ने करवाया था। यहाँ पर औरंगजेब आंसर नहीं होगा, आगरा का किला है ना कि दिल्ली का लाल किला पूछे तो याद रखिएगा औरंगजेब। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो साथियों उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने न्यायाधीश होते हैं। तो इसमें टोटल 33 न्यायाधीश होते हैं और एक क्या होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगर आपसे पूछे कि उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं तो आपको आंसर करना है 34। कुल का मतलब है न्यायाधीश और साथ में प्रमुख मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रकार यहाँ पर आंसर जो होगा आपका 33 होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है सिर्फ न्यायाधीश। अगर आपसे पूछे मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है तब आपका आंसर क्या होगा, 34। फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा 33। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो साथियों पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। ये सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म होता है 1666 में और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किसे भौतिक भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है? अब यहाँ से आपको भौतिक भूगोल का जनक याद रखना है, भूगोल का जनक और आधुनिक भूगोल का जनक सभी को ध्यान रखना है। तो देखिए भौतिक भूगोल का जनक पूछे तो पोलोडोनियम को जाना जाता है। देखिए बी ऑप्शन में दिया है पोलोडोनियम। और आधुनिक भूगोल का जनक पूछे तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को जाना जाता है। सिर्फ भूगोल का जनक पूछे, भूगोल का जनक तो ये है कौन? तो ये है इरेटोस्थनीज, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? यहाँ पर बताना है आपको ये जो हिमालय से है इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है से, और से होता है करण में भी होता है और अपादान में भी होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा करण नहीं होगा, यहाँ पे होगा अपादान कारक, क्योंकि देखिए गंगा जो है हिमालय से निकलती है यानी हिमालय से अलग हो रहा है, और जहाँ पे अलगाव का भाव होता है वहाँ पर होता है अपादान कारक। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पर भी से है तो पेड़ से देखिए पत्ता अलग हो रहा है तो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है? तो साथियों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करना। यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी कौन है? तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने प्रथम बार टीके की खोज किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके की खोज किया था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। पंबन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? और देखिए साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। तो साथियों पंबन द्वीप की बात करें ये मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मन्नार की खाड़ी में।
मंडी परियोजना किस नदी पर है? तो साथियों मंडी परियोजना की बात करें, ये व्यास नदी पर है। किस नदी पर है? व्यास नदी पर। और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम क्या है? तो साथियों अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम क्या है? कोको द्वीप समूह। इसे याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा द्वीप समूह है? कोको द्वीप समूह। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। देखिए नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है, जो कि दोदा बेटा है। और अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी। इसे भी ध्यान रखिएगा, अनाईमुड़ी ये अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। और इन दोनों पर्वत के बीच में क्या स्थित है? तो याद रखिएगा पाल घाट दर्रा। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में है पाल घाट दर्रा। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? चलिए आंसर बताइए। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? तो साथियों ये है दामोदर घाटी परियोजना। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो साथियों बुक्सा टाइगर रिजर्व ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया था। तो ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है? तो साथियों भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्यारे साथियों प्राक्कलन समिति इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं और 30 मेंबर केवल लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से। और प्राक्कलन समिति और एक होता है कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं लोक लेखा समिति में। जबकि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य केवल लोकसभा से ही होते हैं। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें।